नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। उसका ये दूसरा पार्ट है। आशा करता हूँ कि आपने पहला वीडियो देखा होगा और आप पाइथन को थोड़ा बहुत जानने लगे होंगे। अब हम उससे थोड़ी सी आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाएंगे ताकि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को आंसर करना आसान हो जाए और थोड़ी बहुत आप प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को पाइथन में समझ पाएँ। देखो, अब एक चीज़ की चर्चा अभी तक मैंने नहीं की, वो है टोकन्स। मैं भारी वर्ड्स, इस तरह के टेक्निकल टर्म्स बाद में लाना चाहता था आपके सामने। टोकन्स क्या होते हैं? तो टोकन्स का रिलेशन केवल पाइथन से है ऐसा नहीं है। टोकन्स क्या है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टोकन्स होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ये टोकन कुछ है नहीं, एक्चुअली ये मैंने आपको बताया था कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन तरह के नेचर होते हैं। एक तो लैंग्वेज वाला नेचर, तो जो लैंग्वेज वाला नेचर है उसकी ये प्रॉपर्टी है टोकन्स। कैसे? जैसे आपके पास एक बुक है, तो बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, है ना। और अगर आप इस बुक को तोड़ें, इसको छोटा करने की कोशिश करें, तो बुक को तोड़ने पर क्या मिलेगा? एक पेज। फिर आप इस एक पेज को तोड़ेंगे तो इसमें बहुत सारे मिलेंगे पैराग्राफ। फिर आप उस पैराग्राफ को तोड़ेंगे तो इसमें बहुत सारे मिलेंगे सेंटेंसेस। फिर आप उस सेंटेंस को तोड़ेंगे तो आपको इसमें मिलेंगे बहुत सारे वर्ड्स और पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स कैसे? डॉट, सेमीकोलन, इस तरह के यूज़ होते हैं। हम इंग्लिश की अगर बात कर लें नॉर्मली तो भी, और ये केवल इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, हिंदी में भी सेम काम होगा, हर लैंग्वेज में ये सेम काम होगा। तो और अगर आप मान लीजिए पंक्चुएशन तो ऑटोमेटिकली एक लेटर के होते हैं, एक ही कैरेक्टर होता है। अगर इन वर्ड्स को भी हम तोड़ने की कोशिश करें और तो क्या मिलेगा? जैसे आपके पास एक वर्ड है, मान लो दिस, इसको और तोड़ो तो क्या मिलेगा? THIS अलग हो गए। और ये THIS क्या हो गया? एकदम सेपरेट कैरेक्टर हो गए। इनका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं देंगे ये, लेकिन ये वर्ड एक साथ जब ये आएंगे, एक वर्ड में रह के फॉर्म में रहेंगे तो ये मीनिंग देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी लैंग्वेज के कंटेंट को एकदम ब्रेक करते हैं तो सबसे जो लोएस्ट हमें चीज़ मिलती है जो मीनिंग दे, मीनिंगफुल हो, वो है वर्ड्स और एक पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो पाइथन में भी या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सेम टर्म यूज़ किया जाता है कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम के फाइल्स लिखे हुए हैं, तो आप अगर उस सॉफ्टवेयर को तोड़ें तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स के फाइल्स मिलेंगे। आप उसमें से एक प्रोग्राम फाइल को ले लें, .py मान लो पाइथन का ये कुछ भी है, इसको तोड़ेंगे तो इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको? स्टेटमेंट्स मिलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। फिर जब आप उसको तोड़ोगे तो उसमें छोटे छोटे क्या मिलेंगे? कुछ कुछ आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स ऐसे मिलेंगे या पंक्चुएशन मार्क्स मिलेंगे। कई बार ये कल मैंने इंट्रोड्यूस किया था ये कोलोन। तो और अगर आप इनको तोड़े तो क्या मिल जाएगा? कैरेक्टर सेट, यानी कि ABCD, कुछ प्लस माइनस, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी जो मीनिंगफुल नहीं होंगी। तो पाइथन में भी ये लैंग्वेज वाली प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ये गुण होती है कि आप जब प्रोग्राम को तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब उससे ज़्यादा वो नहीं टूटेगा, है ना। तो हम इसको कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या किसी भी प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, उससे ज़्यादा वो ब्रेक नहीं हो सकता, उसे कहते हैं टोकन्स। उसे क्या कहते हैं? टोकन। समझ गए आप बात? अब पिछले क्लास तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सब टोकन्स के अंदर आते हैं। देखो अब टोकन्स के अंदर क्या क्या आएंगे, पाइथन के जो टोकन्स है उसके अंदर क्या आएगा? देखो सबसे पहले आएगा क्या आपका? कीवर्ड। कीवर्ड एक तरीके का टोकन हुआ। देखो सबसे छोटा यूनिट है, उसका कुछ स्पेशल मीनिंग है। उसके बाद क्या आता है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर ये भी क्या है? एक तरीके का टोकन है, छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट, उससे ज़्यादा वो ब्रेक नहीं होगा। उसके बाद आइडेंटिफायर के बाद लिटरल्स, ये मैंने बताया, लिटरल्स, या इसी को क्या कहते हैं? वैल्यूज़, या इसी को क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट्स, है ना। ये भी क्या हो गए? टोकन्स हो गए, इससे ज़्यादा ये अब नहीं टूटेंगे, है ना। उसके बाद आता है पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स अभी तक आपने ज़्यादा प्रयोग उसका देखा नहीं है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हर स्टेटमेंट को एंड करने के लिए खास कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पंक्चुएशन मार्क में आता है। लेकिन पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है, इसीलिए भी ये और भी ईजी है, इसमें हर लाइन को एंड करने के लिए कोई खास कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने आपका लाइन लिखना हो गया, बस छोड़ दो, लाइन एंड हो जाता अपने आप, है ना। तो पंक्चुएशन मार्क्स जैसे
अभी तक आपने एक पंक्चुएशन मार्क देखा है, ये कोलोन, हालांकि हमने इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं किया बट मैंने दिखाया आपको कोलोन। इसी तरह दूसरे भी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं, जैसे ये देखो इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग आपने देखा है, सिंगल कॉमा का प्रयोग आपने देखा है ना। तो इस तरह के और भी आपको मिलेंगे पंक्चुएशन मार्क, ये सब टोकन्स में आ रहे हैं, इससे ज़्यादा आप ये ब्रेक नहीं होंगे। उसके बाद एक आता है ऑपरेटर। ऑपरेटर भी एक तरीके का क्या है, टोकन्स है, और ऑपरेटर को हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर को, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक, हम किसकी बात करेंगे, ऑपरेटर की, और ये थोड़ा वैल्यूज़ में भी हम थोड़ा सा जाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए पहले मैं इस वाले पार्ट, लिटरल वाले पार्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम चलेंगे ऑपरेटर पर। ठीक है, टोकन्स को हम पढ़ रहे हैं, समझ गए आप। बिना बताए टोकन को मैंने आपको इसके 3 मैक्सिमम चीज़ें बताती हैं, है ना। अब आप एक सिस्टमेटिक वे में देख रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं लिटरल्स की। लिटरल्स को डेटा वैल्यूज भी कहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, कांस्टेंट्स भी बोलते हैं, है ना। तो ये कितने तरह के हो सकते हैं, इसमें पढ़ने की क्या चीज़ है, इसमें पढ़ने की चीज़ 2 ही होती है। एक तो आप जान पाएँ कि लिटरल्स क्या होते हैं या कांस्टेंट्स का क्या मीनिंग है। आप समझिए कोई भी वैल्यू हो जो चेंज नहीं होगा उसे हम कांस्टेंट, लिटरल वैल्यू या लिटरल्स कहते हैं। तो कितने तरह के हो सकते हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। पाइथन में कितने तरह के वैल्यूज हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, लिटरल्स हो सकते हैं। तो जितने तरह के डेटा टाइप हैं उतने ही तरह के कांस्टेंट होंगे, जितने तरह के डेटा टाइप है। जैसे आपके पास डेटा टाइप क्या था, नंबर, याद है ना। और नंबर में क्या क्या थे, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद इंटीजर में एक और कौन सा था, बुलियन। तो इतने तरह के पहले तो नंबर्स आप लिख सकते हो पाइथन में। तो इंटीजर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 5, 10, -11, ये सब आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। कल मैंने एग्जांपल भी दिखाया था इसका। बुलियन आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, या तो इस वाले कीवर्ड का यूज़ करेंगे या इस वाले कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ये बुलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ट्रू, फॉल्स, याद होगा आपको। फ्लोट लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट, इसके लिए किसी स्पेशल पंक्चुएशन मार्क की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट 5.7, -11.4 इस तरह आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये मैं कल दिखा चुका हूँ, इसमें लिखने की कोई खास तरीका नहीं, आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, ये फ्लोट वैल्यू हो जाएगी अगर उसमें डेसिमल है तो। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की जरूरत कैसे लिखते हैं हम, 5, 4 + i 2i, है ना। तो आप ऐसे आराम से लिख सकते हो, इसमें हालांकि हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे नहीं, बट आराम से लिखा जा सकता है। उसके बाद बात आती है सीक्वेंसेस की। नंबर्स के बाद सीक्वेंसेस में क्या क्या है आपको याद होगा। आप अगर याद नहीं है तो फिर से उस वीडियो पर जाइए और उसको देखिए, डेटा टाइप वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग, लिस्ट, और पिछले आपके एग्जाम्स में लिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है लिस्ट, हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। और एक था टुपल। तो देखो स्ट्रिंग को लिखने के 3 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। पहला, आप किसी भी चीज़ को डबल कोट्स के अंदर रखिए। हेलो वर्ल्ड, कल याद होगा आपने, हमने ऐसे लिखा था। या सिंगल कोट के अंदर लिखिए, हेलो वर्ल्ड, ये भी एक स्ट्रिंग है। कोई भी चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं, मैं 2 ही वर्ड का लिखा हूँ, आप कितने भी वर्ड्स के लिख सकते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर सिंगल कोट, अगर आपने सिंगल कोट से शुरू किया है स्ट्रिंग को तो सिंगल कोट से ही एंड होगा। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इन दोनों के बीच में जो है वो पूरा स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक है, और एक और तीसरा तरीका भी बताया था मैंने कि ट्रिपल डबल कोट्स, है ना, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मल्टी लाइन लिख सकते हैं, इसके थ्रू कमेंट्स भी लिखते हैं, आपको याद होगा। और एक और तरीका है ट्रिपल सिंगल कोट, 3 बार आपने सिंगल कोट लिखा तो भी इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे आप वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो स्ट्रिंग लिखने के आप कह सकते हैं 4 तरीके हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद लिस्ट को मैं इस साइड बताता हूँ। लिस्ट लिखने का एक खास तरीका होता है। लिस्ट ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ऐसे। आपको याद होगा मैंने बताया था ये सीक्वेंसेस टाइप के हैं ये तीनों। तो इसमें क्या होता है, कुछ वैल्यूज क्या होते हैं एक के बाद एक सीक्वेंस में स्टोर होती है। तो स्ट्रिंग में आप देख सकते हो कि एच के बाद ई के बाद एल, फिर एल के बाद एल, फिर ओ, फिर उसके बाद एक स्पेस, फिर ऐसे एक सीक्वेंस में स्टोर हो रही है। उसी तरह लिस्ट में भी वैल्यूज स्टोर होती है, बट थोड़ी अलग तरीके से। कैसे, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4 देखो लिस्ट टाइप से स्टोर होती है। ऐसा नहीं कि इसमें केवल ये किस टाइप का, इंटीजर टाइप के वैल्यूज स्टोर हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। जैसे देखो आप AJAY अजय, RAM राम, इस तरह आप मैक्स बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। तो देखो आप एक लिस्ट की तरह स्टोर हम कर सकते हैं, किसी भी तरह के डेटा टाइप को लिस्ट में स्टोर किया जा सकता है। तो ये लिस्ट को लिखने का तरीका है। फिर टुपल को लिखने का तरीका कैसा है, टुपल और लिस्ट में कोई भी फर्क नहीं, एक ही फर्क है क्या,
लिस्ट को लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, टुपल को लिखने के लिए पैरेंथेसिस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ये स्क्वायर सॉरी सर्कुलर ब्रैकेट का सेम चीज 1 2 3 4 है ना। कॉमा से हम सेपरेट करते हैं हर एक एलिमेंट को। ये एक एक चीज को क्या कहते हैं, इसका एक एलिमेंट है। ये अजय एक एलिमेंट है, राम एक एलिमेंट है इस लिस्ट का। उसी तरह 1 2 3 सब एलिमेंट है और हर एलिमेंट को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं इस लिस्ट में 5 एलिमेंट है, इस लिस्ट में 2 एलिमेंट है, सारे एलिमेंट इसके इंटीजर टाइप के हैं, सारे एलिमेंट इसके स्ट्रिंग टाइप के हैं, है ना। और टुपल भी सेम है, इसमें देखो 4 एलिमेंट है, कॉमा से सेपरेट हुआ। इसी तरह आप ऐसे भी लिख सकते हैं अजय मोहन, कितने हो गए इसमें 2 एलिमेंट, 2 स्ट्रिंग हो गए ना। कैसे बस ये शुरू होगा, पैरेंथेसिस से। लिस्ट और टुपल में आपको देखकर लग रहा होगा कि जब हम सेम ही चीज स्टोर कर रहे हैं, सेम ही चीज लिख रहे हैं, बस खाली ये स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस इसका फर्क है, तो फिर ये 2 लिख ही क्यों रहे हैं, फिर लिस्ट और टुपल अलग अलग क्यों यूज कर रहे हैं। तो आप इन दोनों के बारे में मैं डिटेल से डिस्कशन करूंगा, इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि ये तीनों एक जैसे दिख रहे होते हैं, लेकिन तीनों में कुछ फर्क है। तो हम फर्क को नेक्स्ट आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सीक्वेंस को हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा था, सेट्स। सेट्स को लिखने का क्या तरीका है, इसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं ऐसे, और सेम लिस्ट और टुपल जैसा स्टोर होता है ये 1 2 3 कॉमा लगाकर, है ना। या अगर आपको स्ट्रिंग लिखने हैं तो ABC कुछ भी आप लिख सकते हैं, DEF GHI, इस तरह स्ट्रिंग के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो सेट्स और लिस्ट टुपल इन सब में क्या फ़र्क है कि सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, लेकिन लिस्ट में या टुपल में एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है। यानी कि ये लिखना पॉसिबल है 1 2 2 1 3 4, ये पॉसिबल है। देखो एक ही चीज़ 2 बार आई, 3 बार आई, लेकिन सेट में ये लिखना ये पॉसिबल नहीं है। 1 2 फिर 1, ये रॉन्ग नहीं होगा एक्चुअली। सेट क्या करेगा, इस वाले को हटा देगा, फिर इसके जगह इसको रख देगा। एक चीज एक ही बार आएगी, तो ये सेट में फर्क है और ऐसे लिखते हैं सेट को। उसके बाद एक स्पेशल टाइप का आपके पास डेटा टाइप था, क्या था, नन। तो नन को नन ही लिखते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसको लिखने का एक ही तरीका NONE। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कुछ नहीं है, इम्प्टी है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बट उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक खास तरीके का कीवर्ड यूज करते हैं, उसका नाम है नन। स्पेशल डेटा टाइप है ये। फिर बच गया लास्ट मैपिंग। मैपिंग को आप कैसे लिखेंगे, मैपिंग का जो एक ही इसके अंदर कैटेगरी आता है उसका नाम क्या है, डिक्शनरी, है ना। तो डिक्शनरी को लिखने का तरीका ऐसा है, देखो आप, पहली बात तो कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सेट में भी कर्ली ब्रेसेस था, बट डिक्शनरी को लिखने का तरीका अलग है ना। कर्ली ब्रेसेस है, इसमें कैसे लिखना है, देखो आप, इसमें ऐसे लिखा जाता है। डिक्शनरी को मैंने कल समझाया था कि किसी का नाम देखकर उसका नंबर आपने कहीं स्टोर कर रखा है, या डिक्शनरी में हम देख लेते हैं ना, कोई इंग्लिश का वर्ड ढूंढते हुए जाते हैं और फिर उसके जस्ट सामने उसका हिंदी मीनिंग लिखा रहता है। डिक्शनरी उसी तरह काम करती है। इसमें क्या होता है, की वैल्यू मैपिंग होती है। ये मैपिंग टाइप का है ना, की के साथ एक वैल्यू मैप्ड है। तो डिक्शनरी किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, की वैल्यू, एक की रहेगा, एक जिसको आप ढूंढते हुए उसमें पहुंचेंगे, और उसके जस्ट उसके लिए एक मैप्ड या मैपिंग की हुई एक वैल्यू रहेगी जो आपको मिल सकती है। तो की वैल्यू के फॉर्म में डिक्शनरी स्टोर होता है। कैसे, आप ऐसे लिखते हैं, देखो की, और यहाँ पर ये कोलोन लगाते हैं, एरो नहीं, कोलोन, और यहाँ पर क्या लिखाएंगे, वैल्यू। आप ऐसे कितने भी की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। मान लो आप एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो NAME, नेम। मैं यहाँ सिंगल कोट यूज़ कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं है। आपने यहाँ यूज़ कर दिया राम, कॉमा, दूसरा की वैल्यू ME, है ना। दूसरा की वैल्यू आपने यूज़ किया एज, AGE, कोलोन, और ये वैल्यू आपने लिख दिया 30। मान लो उसका एज 30 है, और यहाँ पर आपने ये बंद कर दिया। तो आपके पास एक डिक्शनरी हो गया जिसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का दो उसका डेटा या दो उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। उसका नाम स्टोर्ड है राम, उसका एज स्टोर्ड है 30। इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, इतना ज़्यादा डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं, बट ये कैसे लिखते हैं ये मैंने बता दिया। कई बार लिखावट की तरह से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपको दिया रहेगा 4 तरीके से चीज़ें लिखी गई रहेंगी। जैसे ऐसे लिखा रहेगा हेलो, डबल कोट्स के अंदर है ये, और एक ऐसे लिखा रहेगा HEL, क्योंकि कैरेक्टर को आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिख सकते, इसलिए मैं इसके आगे ये इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है आपको देखकर पता चल गया होगा,
ये एक लिस्ट है ना, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू हो रहा है, ठीक है। और आपने ऐसे लिख दिया HELLO, ठीक है। ये क्या एक टुपल है। अब बोलेगा इन तीनों में से लीस्ट कौन सा है। ये आपको ऐसे भी दे दिया, एक सेट बना दिया HELLO, और ये सेट यहाँ बंद हो गया। तो अब 4 चीज़ें दी गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बोला गया इसमें से लिस्ट कौन है। तो अब ये कैसे आप जान पाओगे लिस्ट कौन है, स्क्वायर ब्रैकेट से, है ना, ये लिस्ट है। पूछा जाए इसमें स्ट्रिंग कौन है तो स्ट्रिंग ये है। इसमें से पूछा जाए टुपल कौन है तो ये टुपल है। इसमें से पूछा जाए सेट कौन है तो ये सेट है। सेट कैसे पहचानेंगे, सेट और डिक्शनरी में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सेट जब इसमें की वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर है क्या, नहीं, नॉर्मल जस्ट एक वैल्यू स्टोर है एलिमेंट की तरह, तो ये सेट है। लेकिन की वैल्यू के फॉर्म में रहता तो क्या हो जाता है, डिक्शनरी। तो आई होप कि आपको सभी तरह के डेटा टाइप्स को लिखने आ गया होगा, हालांकि हम उसके भी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो अगर ये जो मैंने अभी बातें की, आप वीडियो को पॉज करके फिर से इस बात को देखिए और जैसे मैं लिख रहा हूँ उसको अपने कॉपी पर लिख कर देखिए, तो ये आपको आगे समझने में आसानी करेगा, ठीक है। अब हमने वैल्यूज देख लिया डिटेल में। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ये वैल्यूज में हमने क्या देखा कि कैसे डिफरेंट टाइप के वैल्यूज को लिखते हैं, लिखने का तरीका हमने देखा, ठीक। अब ऑपरेटर्स, पाइथन में इतने 7 तरह के ऑपरेटर्स यूज होते हैं या पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अंक गणितीय ऑपरेशन कराने के लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी वेरिएबल में डेटा को स्टोर करना, असाइनमेंट कहलाता है। हमने इसका कल एग्जांपल देखा था, ए में हमने 5 स्टोर किया था, नेम नाम के वेरिएबल में कुछ स्टोर किया था। तो ये स्टोर करना, किसी चीज़ में, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवाना असाइनमेंट कहलाता है। तो असाइनमेंट करवाने के बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, वो इसमें आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना, तुलना करना, बड़ा छोटा इक्वल है कि नहीं, ये सब देखना कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है। लॉजिकल ऑपरेटर, आपने एंड और नॉट पढ़ा था गेट्स में, वो ऑपरेशंस यहाँ होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर, दो चीज़ें एक जैसी हैं कि नहीं ये चेक करने के लिए ऑपरेटर यूज़ है, उसे हम कहते हैं, ऑपरेटर प्रोवाइड कराता है पाइथन, उसके लिए हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, उसको कहते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर, जैसे आपने देखा लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, टुपल में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, डिक्शनरी में बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स होते हैं, है ना, सेट्स में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। तो ये जो 4-5 ये हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। और तो हम चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट इस लिस्ट का या टुपल का पार्ट है या नहीं, मेंबर है या नहीं। तो ऐसे ऑपरेटर जो ये हमें बताते हैं उसे कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर, ये लॉजिकल ऑपरेटर ही होता है, बस ये क्या होता है, बिट लेवल पे काम करता है, यानी कि पहले उसको बिट बाइनरी फॉर्म में तोड़ते हैं फिर ये ऑपरेशन करते हैं, है ना। तो हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, बट ये कुछ चीज़ें हमारे लिए जानने की है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। आप एक बार नज़र मार लो, देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने हैं इसके पास, 7, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये मॉडुलस है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, इसका नाम याद रखना आप, है ना। ये ऐसा लग रहा है ना परसेंटेज के साइन वाला, ये मॉड ऑपरेटर कहलाता है या मॉडुलस ऑपरेटर कहलाता है। इसका काम क्या है मैं अभी बताऊंगा। ये वाला जो ऑपरेटर है, ये वाला डबल स्टार, देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ किया जाता है, ये आप ध्यान देंगे, है ना। जो नए हैं प्रोग्रामिंग में वो कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान देंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ किया जाता है, ये वाला इसे एक्स यूज़ नहीं किया जाता। और डबल स्टार जब एक साथ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट, जैसे 2 to the power 5 ऐसे लिखते हैं ना, 2 के पावर 5। तो इसको पाइथन में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, 2 स्टार डबल स्टार सॉरी 5, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये है फ्लोट डिवीजन। तो मैं सबका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो x, हमारा वेरिएबल x में 10 है और y में हमारे पास 5 है मान लो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 + 5 15। इसका आंसर क्या आएगा, 10 - 5 5। इसका आंसर क्या आएगा, 10 × 5 50। इसका आंसर क्या आएगा, 10/5। इसका आंसर आएगा 2.0, सॉरी 2 ही आएगा इसका, क्योंकि इंटीजर है तो 2 आएगा। x mod y का मतलब क्या होता है, आप 5 से जो बाद में आ रहा है उससे डिवाइड करें, इसका मीनिंग क्या है मैं बता रहा हूँ ना। जो बाद में आ रहा है उससे डिवीजन होगा पहले वाले में 10। अगर मान लो ये तो पूरी तरह कट गया, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अगर मान लो ये x की वैल्यू 11 होती तो ये क्या होता, यहाँ पर 1 बच जाता। ये जो रिमाइंडर है, शेष है, ये यहाँ पर आता है आंसर में। तो अभी चूंकि 10 और 5 है तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन 11 5 होता तो इसका रिमाइंडर क्या आता, 1। तो मॉडुलस केवल रिमाइंडर देता है आपको, रिमाइंडर।
डिवीजन ऑपरेटर क्या देता है आपको, कोशंट, यहाँ वाली वैल्यू देता है, लेकिन मॉडुलस कहाँ देता है, यहाँ वाली जो रिमाइंडर में बचता है उसकी वैल्यू देता है कौन, मॉडुलस। और एक्सपोनेंट यानी कि पावर, 2 की पावर 10 टू द पावर 5 क्या आएगा, 10 का पावर 5 बार आप करोगे तो इस पर 5 शून्य आ जाएंगे, ये आंसर आएगा। और एक्स फ्लोर डिवीजन, 2 बार ये डिवीजन ऑपरेटर यूज हो तो इसे कहते हैं फ्लोर डिवीजन। तो ये आपको इसमें समझ नहीं आएगा, कैसे मैं बताता हूँ। आपके पास है एक्स की वैल्यू है मान लो 7 और y की वैल्यू है मान लो 3, और आप ये x डिवीजन y कर रहे हैं। मान लो आप अगर आप ऐसे करोगे x डिवाइडेड बाई y तो क्या आएगा, 7 में 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा, है ना, 2.3 ऐसे कुछ करके आएगा। तो ये क्या आ गया, फ्लोट वैल्यू आ गया, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि डिवीजन हो तो हमें ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें केवल ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या यूज करते हैं, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन कैसे, इसकी वैल्यू आ रही है 2.33 डिवीजन का, लेकिन ये क्या करेगा, ये इधर वाले पार्ट को पूरी तरह हटा देगा, फ्लोर पे ले आएगा, यानी कि नीचे वाली वैल्यू जो सबसे मिनिमम, उस सबसे मैक्सिमम जो इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है वो आंसर आएगी। तो यानी कि अगर x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है तो डिवीजन का आंसर आएगा 2.31 कुछ ऐसे, लेकिन फ्लोर डिवीजन की वैल्यू आएगी 2, इंटीजर देगा ये आपको आंसर में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, इसको आप करके देखना, आएगा समझ में, अभी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, किसी वैल्यू को हम असाइन करते हैं। देखो आप, ये तो आपने देखा ही है, इसको मैंने कल समझाया है, एक वेरिएबल में आप कोई कांस्टेंट वैल्यू या कुछ भी असाइन कर रहे हैं। अब क्या होता है, जितने अर्थमेटिक ऑपरेटर आपने पढ़े उसके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर मिक्स हो सकता है। देखो, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, एक्सपोनेंट इक्वल टू, ठीक है। पहले इतने पे हम फोकस करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, ऐसे लिख सकते हो आप, x प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, x में आप x में 3 जोड़ने के बाद x में स्टोर कर रहे हो। जैसे x की वैल्यू मान लो 5 है और आपने लिखा x प्लस इक्वल टू 3, इसका मीनिंग है कि आप ऐसा लिखना चाह रहे हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस 3, समझे। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया गया है। पाइथन ही हमें एक फैसिलिटी देता है कि आप इस इतना बड़ा लिखने की जगह आप ये लिख सकते हैं आसानी से, बशर्ते कि आप समझें ना, इसका मीनिंग यही है। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ इस साइड वेरिएबल ही रहेगा ये ना, x की जो वैल्यू है वो यहाँ आएगी पहले और ऐसे आएगा, पहले हमेशा राइट साइड कैलकुलेट होता है, ये ध्यान रखना। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, तो x में क्या स्टोर हो जाएगा अब 8। तो अब इसके बाद अगर आप प्रिंट करोगे x, प्रिंट अगर आपने किया x तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 8, 5 ना होकर के प्रिंट क्या हो जाएगा 8, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ हो गई 8। तो ऐसे ही सारे ऑपरेटर्स हैं, वही ऑपरेशन होंगे और इसी में स्टोर हो जाएंगे, उसी वेरिएबल में, यही काम करता है। ये सब भी ऑपरेटर, देखो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ क्या है, दूसरे ऑपरेटर्स ऐड कर दिए गए। जैसे ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जैसे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऐड किए गए हैं, उसी तरह ये दूसरे लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर्स ऐड कर दिए गए हैं। तो इनका काम सेम है, बस ऑपरेशन करने के बाद उसी वेरिएबल में इसको स्टोर कर देता है ये। और इसका काम क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। दो चीज़ों को अगर आपको कंपेयर करना हो तो कंपैरिजन ऑपरेटर का हम प्रयोग करते हैं। जैसे दो चीज़ें इक्वल है कि नहीं चेक करना है तो आप ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक नहीं करेंगे x इक्वल टू वाई, ये असाइनमेंट हो जाएगा, x में y की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन आपको चेक करना है कि क्या x और y इक्वल हैं, तो आप ऐसे यूज़ करेंगे, दो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर एक साथ यूज़ करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कंपैरिजन ऑपरेटर। ये इक्वलाइजेशन चेक करने का ऑपरेटर बन गया। ये एक ही साथ आने चाहिए, ऐसे दूर दूर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये चेक हो गया कि क्या x y के बराबर है। उसी तरह क्या नॉट इक्वल है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ये आपके 1 वाले से आएगा, शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे तो ये मार्क्स आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू, ये डिफाइन करता है। ये कैसे होता है, मैथमेटिक्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं, नॉट इक्वल टू को ऐसे दिखाते हैं, नॉट इक्वल टू। तो पाइथन में तो या हमारे कंप्यूटर में तो ऐसा कोई सिंबल नहीं रहता नॉर्मली, तो हम इसी को ऐसे यूज़ करते हैं। जैसे इसको आप ऐसा मान लो कि ये कटा हुआ है, बस ये थोड़ा अलग रखा हुआ है ना। तो नॉट इक्वल टू, हमें चेक करना है कि x और y इक्वल नहीं है क्या, तो हम ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर हमें चेक करना है कि x बड़ा है y से, तो ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे। हमें चेक करना है कि x छोटा है y से, जिधर बंद हो रहा है उधर छोटा है ना, छोटा है तो ये यूज़ करेंगे। अगर हमें चेक करना है कि बड़ा या बराबर, दोनों में से कोई भी एक केस सही है या नहीं चेक करना है कि या तो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर छोटा या इक्वल यूज़ करना तो हमें ये यूज़ करेंगे,
चेक करना हो तो, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सारे कंपैरिजन ऑपरेटर का जो रिजल्ट आता है, देखो आपने अभी जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किया उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, 3 + 5 8 आ रहा था, लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर्स में रिजल्ट हमेशा बूलियन वैल्यू आएगी, बूलियन वैल्यू। और बूलियन वैल्यू पाइथन में कितने, 2, एक तो ये वाला ट्रू या तो एक ये वाला फॉल्स। तो इन सारे ऑपरेशन का जो आंसर है वो यही आएगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक। लॉजिकल ऑपरेटर, अब हम दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को या दो कंपैरिजंस को आपस में जोड़ सकते हैं एंड और या नॉट से। आपने गेट्स पढ़ा होगा, नॉट ऑपरेटर एक ही पर लगता है, नॉट अगर आपका वैल्यू ट्रू आ रहा है और इस पर आपने नॉट ऑपरेशन लगा दिया तो इसको क्या करता था, वो फॉल्स बना देता था, और फॉल्स पे अगर आपने नॉट लगाया तो ट्रू बना दे। फॉल्स का नॉट ऑपरेशन का ही काम है लॉजिकल वैल्यू को जस्ट रिवर्स कर देना। अगर आपको याद हो नॉट गेट, मैंने बोला भी था आपको काम आएगा प्रोग्रामिंग में ना। उसी तरह एंड गेट क्या करता है, अगर दोनों ट्रू हैं तभी ये ट्रू देता है, एक भी अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर दो चीज़ें लेता है। और उसी तरह और ऑपरेटर क्या, ये भी दो चीज़ें लेता है, अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ये ट्रू देगा, अगर दोनों ही फॉल्स हैं तभी ये फॉल्स होगा। तो देखो रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। जैसे आपने दो कंपैरिजन किया, x 5 से छोटा है क्या, x 10 से छोटा है क्या, और बीच में क्या लगाया, एंड। ये AND जो है ये कीवर्ड है पाइथन का, है ना, आपके कीवर्ड वाले लिस्ट में भी ये होगा एंड। तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक कंपैरिजन, यहाँ पर एक कंपैरिजन, यानी कि यहाँ पर एक ट्रुथ वैल्यू बूलियन वैल्यू ट्रू, यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट बूलियन वैल्यू आने वाला है। तो ऐसे एंड क्या करेगा, इन दोनों में चेक, दोनों ट्रू है क्या, तो इसका फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। इस केस में क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि एक फॉल्स है। उसी तरह और उसी तरह नॉट, है ना, नॉट को हम पहले लगाते हैं ऐसे, देखो नॉट x < 5, तो क्या होगा, अगर x 5 से छोटा है, मान लो x की वैल्यू है 2, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स, सॉरी इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू, क्योंकि x जो कि 2 है 5 से छोटा है, लेकिन इसके बाहर है, इसके पैरेंथेसिस में लगाकर आपने क्या लगा दिया, नॉट, तो इसका इस ट्रू का नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो फाइनल आंसर क्या आएगी, फॉल्स। तो नॉट ये काम करता है, समझ में आई बात। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जब आप डिफरेंट वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स को ऑपरेटर के साथ मिला देते हैं, जैसे x + y + 3 ऐसे किया आपने, तो इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक्सप्रेशन में आप ये पैरेंथेसिस का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ पहले y और 3 ऐड हो फिर x ऐड हो, तो मैं इसको ऐसे पैरेंथेसिस से जोड़ दूंगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ x + पैरेंथेसिस y + 3, जैसे आप मैथ में लिखते थे, मैथ वाली गुण आ गई यहाँ पे, है ना। बस ध्यान रखना आप इतना कि जैसे आपको लिखना है 2 × 4 + 5, तो आप ऐसे लिख देते हो अपने नॉर्मल मैथमेटिक्स में, यहाँ पर कोई ऑपरेटर नहीं है, ध्यान दो। इसका मीनिंग है 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 और 5 को ऐड करके, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं चलता, पाइथन में ऑपरेटर चाहिए, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा, ऐसे ये ऑपरेशन स्टार लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तभी पाइथन समझेगा कि यहाँ पर क्या करना, नहीं तो ये यहाँ पर एरर जनरेट करेगा, ये समझ नहीं पाएगा यहाँ क्या करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। तो ये मेन ऑपरेटर्स यही थे। इसके अलावा एक और ऑपरेटर देखो आप, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज एक ऑपरेटर है, इज, ये भी एक कीवर्ड है, ये देखो यहाँ यूज हुआ ना, ये चेक करके बता, ये भी क्या देगा आपको, बूलियन वैल्यू देगा, जहां भी चेकिंग होगी वो हमेशा बूलियन वैल्यू देगा। तो बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, ठीक। तो क्या x y इक्वल हैं, एक जैसे हैं, सेम ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स हैं, तो ये ट्रू या फॉल्स उस हिसाब से देगा। और इज नॉट, क्या दो जो x और y हैं वो एक जैसे नहीं है, तो देखो आप, एक जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर था वो अलग है, और ये इज और इज नॉट अलग है। इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर में केवल वैल्यूज चेक होती हैं, जबकि इज और इज नॉट में ये चेक होता है कि ये सेम ऑब्जेक्ट है कि नहीं। ऑब्जेक्ट की बात अभी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम बाद में बात करेंगे अगर हम आगे गए तो, ठीक। मेंबरशिप ऑपरेटर, वही बात है, लिस्ट, स्ट्रिंग, सीक्वेंस जितने थे हमारे, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी। इसमें आपने देखा कि इन सभी टाइप के डेटा टाइप्स में एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं इसके। तो अगर आपको चेक करना है कि क्या x y का मेंबर है, y एक लिस्ट है, x एक जस्ट एक वैल्यू है, मान लो कोई भी स्ट्रिंग है, नंबर है, कुछ भी, और y एक लिस्ट है, तो आप कैसे चेक करेंगे, x इन क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये आपको ये दोनों भी क्या देगा, बूलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। तो ये अगर x y में है तो क्या बता देगा, ये ट्रू, अगर नहीं है तो क्या दे देगा, फॉल्स। उसी तरह आप ये भी चेक कर सकते हैं कि नहीं है क्या, तो इसके लिए यूज होता है नॉट इन।
नॉट एक कीवर्ड है, इन भी एक कीवर्ड है। नॉट इन, तो ये आपको बताएगा कि एक्स वाई में अगर नहीं है तब ये ट्रू देगा, और अगर ये है तब ये ट्रू देगा। ठीक, ये मेंबरशिप ऑपरेटर है। बिटवाइज ऑपरेटर जो कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स में देखा था हमने, इसके साथ इक्वल प्रयोग कर रहे थे हम। इसमें क्या होता है, ये भी एंड और एक्स और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेशंस ही होते हैं, बस इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आप ये समझो कि हम क्या करते हैं, मान लो एक्स एंड वाई, ये बिटवाइज ऑपरेटर है। आप इसके नोटेशन जरूर याद करना, ये नोटेशन यूज़ किया जाता है बिटवाइज के लिए, एंड ये और के लिए, ये एक्स और के लिए, ये नॉट के लिए, टिल्ड साइन इसको कहते हैं, ये शिफ्ट के लिए, ये राइट शिफ्ट के लिए। तो इसमें होता क्या है कि x की वैल्यू मान लो 5 है तो इसको बाइनरी कन्वर्ट किया जाएगा 101, y की वैल्यू मान लो 7 है तो इसको बाइनरी कन्वर्ट किया जाएगा 111, और इसके बीच, इन दोनों के बीच ऐसे एंड ऑपरेशन किया जाएगा। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो 1 और 1 ये दोनों क्या है, 1 है तो एंड ऑपरेशन 1 देगा, ये दोनों में से एक 0 है तो ये 0 हो जाएगा, दोनों 1 है तो ये 1, ऐसे इसका रिजल्ट आएगा। इस तरह के ऑपरेशंस करता है कौन, बिटवाइज ऑपरेटर। इसी तरह और के लिए करेगा, एक्स और के लिए करेगा, अपने अपनी लॉजिक के अनुसार। तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं है। तो ये थे ऑपरेटर्स और वैल्यूज। अब हम थोड़े इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आज के लिए देख लेते हैं। कल मैंने आपको क्या बताया था, ऑनलाइन इंटरप्रेटर का प्रयोग करना बताया था। आज मैं आपको आप ऑनलाइन इंटरप्रेटर पे जाकर प्रैक्टिस उसी तरह कर सकते हैं। आज मैं आपको जो दूसरा तरीका था जो कि आप अपने कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं वो भी मैं सिखा देता हूँ। तो दो तरीके हैं। देखो, पाइथन में जब प्रोग्रामिंग होती है तो दो तरीके से होती है, कई बार ये पूछा जाता है। एक होता है इंटरैक्टिव मोड। पाइथन में एक इंटरैक्टिव मोड में भी प्रोग्रामिंग होती है। इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, आपने एक लाइन लिखा और उसका आपको रिजल्ट मिला तुरंत। आपने लाइन लिखा, इंटर किया, वो तुरंत इंटरप्रेट होकर आपको रिजल्ट दे देगा। इंटरैक्टिव है, आपको तुरंत आउटपुट दे रहा है, एक एक लाइन का आउटपुट दे रहा है। लेकिन कई बार हमें इस तरह की जरूरत नहीं होती। हम चाहते हैं एक बड़ा सा प्रोग्राम लिखें फिर उसको एक ही बार में एग्जीक्यूट कराएं तो हमें फाइनल आउटपुट मिले या सारी चीज़ें एक साथ मिले। तो उसके लिए होता है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, हम एक पाइथन का फाइल बनाता है जैसे हमने कल पिछले क्लास में किया था, और इसमें हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। और ये तब तक रन नहीं होगा जब तक हम इसको पाइथन कमांड के थ्रू रन नहीं करेंगे। पाइथन कमांड है, मैंने कल भी चर्चा की थी पाइथन, और इसका मान लो नाम है main.py। तो हमें ऐसे देना पड़ेगा पाइथन स्पेस main.py ऐसे। तो पाइथन कमांड क्या करेगा, इस python.py फाइल को रीड करेगा, इसके सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, तो एक के बाद एक जितने भी हमारे आउटपुट होंगे वो मिल जाएंगे आउटपुट विंडो में, जैसा कल हो रहा था ऑनलाइन इंटरप्रेटर में। ठीक, इंटरैक्टिव मोड अभी तक आपने नहीं देखा, आज मैं इसको दिखा दूंगा। जो विंडोज़ के यूज़र हैं, जो विंडोज़ यूज़ करते हैं, उन्होंने अगर पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है जैसा मैंने कल बताया था, तो उनके पास अगर वो सर्च बॉक्स में लिखेंगे IDLE तो उनके पास एक विंडो ऐसा खुल जाएगा आइडियल पाइथन का इंटरप्रेटर मोड में से 3 उस पर ऐसे बने आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर पाइथन का कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे तो ये इसको कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। ये इंटरैक्टिव मोड खुल गया पाइथन का आपके पास। इसमें आप पाइथन का कुछ भी स्टेटमेंट लिखो, वैलिड स्टेटमेंट जैसा हमने सीखा है वैसा, वो उसका तुरंत यहाँ आउटपुट दे देगा और फिर से आउटपुट देके यहाँ आ जाएगा फिर से वाला। ये इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हमने पढ़ा है कमांड लाइन के समय। और यहाँ पर फिर से दूसरा कमांड लिखो, फिर आउटपुट मिल जाएगा। ऐसे वो इंटरैक्टिव मोड में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसको अभी हम देखेंगे। ये विंडोज़ यूज़र के लिए मैं बता रहा हूँ। जिस कंप्यूटर पे अभी मैं हूँ वो विंडोज़ नहीं है, तो इसको दूसरे तरीके से मैं यहाँ खोलकर आपको दिखाऊंगा। स्क्रिप्ट मोड कल हम ऑनलाइन देख चुके हैं, आज भी मैं आपको ऑफलाइन भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले इंटरैक्टिव मोड देख लेते हैं। देखो, ये मेरा टर्मिनल है, यहाँ पर टर्मिनल है या कमांड लाइन है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। और इस पर मैं अगर लिख दूं जस्ट पाइथन, देखो आप ये 3 डॉट्स वाले, ये जो 3 ये वाले बन गया, ऐसे ही आपको आइडियली में मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ भी कमांड लिखूं पाइथन का, कोई भी स्टेटमेंट लिखूं, ये देखो उसका आउटपुट आ गया a = 5। मान लो एक वेरिएबल बनाया मैंने b = 7, एक दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने। अब इसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है तुरंत? आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऐसा स्टेटमेंट है ही नहीं जो कुछ आउटपुट दे, ये केवल वेरिएबल बना रहा है, तो बन गया, एग्जीक्यूट हो गया वो। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ या मैं ऐसे कर रहा हूँ a + b, तो ये जो प्लस ऑपरेशन हमने लगाया, आपको देखो ये याद आया होगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, 2 न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो ये आउटपुट हमें देगा। तो ये क्या बता रहा है कि दोनों को जोड़ने पर 12 रिजल्ट आया। तो जो प्लस ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर, वो आपको क्या देता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू आउटपुट में देता है।
समझ में आई बात? तो इस तरह आप इंटरेक्टिव मोड में भी कर सकते हैं, यहाँ पर हर चीज़ कर सकते हैं, पाइथन के हर कमांड को लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ये नहीं लिख सकते वो नहीं लिख सकते, बस एक साथ नहीं लिख सकते, इसमें एक एक लाइन एग्जीक्यूट होता जाएगा, जो आप लिखोगे इंटर किया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वेट नहीं करेगा। लेकिन हर समय ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं होता, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये बिगिनर्स के लिए है जो कुछ चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए। तो मैं यहाँ से आउट हो जाता हूँ, आप एग्जिट लिखेंगे तो आउट हो जाएंगे यहाँ से, या आप इसको बंद भी कर सकते हैं आइडियली को विंडोज़ में। ठीक है, अब मैं दूसरा आपको तरीका दिखाता हूँ। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ ये फोल्डर बना रखा है पाइथन बेसिक्स के नाम से, और मैं इसको इस फोल्डर को एक किस में खोलूँगा, एडिटर में। एडिटर क्या, कोड एडिटर, एक चीज़ होता है कोड एडिटर। कोड एडिटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम कोड को एडिट कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को एडिट कर सकते हैं। तो कोड एडिटर क्यों यूज़ करते हैं, कोड एडिटर जब हम यूज़ करते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम एम एस वर्ड में ही क्यों नहीं प्रोग्राम करें। तो एम एस वर्ड पैराग्राफ सेटिंग, इन वर्ड फॉर्मेट, इन सब के लिए बना है, कोडिंग के लिए नहीं बना है। कोड एडिटर से स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें जब आप कोड लिखोगे वो जान जाएगा कि आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से वो अपने इन्वायरमेंट को बदल लेगा और आपको हेल्प करेगा। जैसे इंडेंटेशन अपने आप दे देगा, कीवर्ड्स के कलर चेंज कर देगा, कुछ चीज़ आप लिख रहे हैं, टाइप शुरू किए तो आपको सजेशंस देगा कि आप यही करना चाह रहे हैं क्या, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से। तो एक स्मार्ट बना देता है, डेवलपर की हेल्प हो जाती है। और कलर जो लगता है वो पाइथन का प्रॉपर्टी नहीं है, जो आपने देखा होगा कल भी हम जब कर रहे थे कुछ चीज़ों के कलर चेंज हो रहे थे, स्ट्रिंग अलग तरीके का था, कीवर्ड्स अलग तरीके का था, फंक्शंस अलग कलर के हो जा रहे थे। उस कलराइजेशन से प्रोग्रामर को समझने में आसानी होती है कि मेरा प्रोग्राम सही जा रहा है या ठीक चल रहा है, कोई ऐसा चीज़ नहीं लिख दिया जो गलत है ना। तो ऐसे के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कोड एडिटर। और कोड एडिटर बहुत हैं, कुछ नाम मैं बता देता हूँ, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से ये क्या है, 4 नाम देकर। तो कोड एडिटर्स के कुछ नाम मैं बताता हूँ। देखो, सबलाइम नाम का एक कोड एडिटर है, सबलाइम, ठीक है। ब्रैकेट्स नाम का एक कोड एडिटर है। उसके अलावा नोटपैड भी कोड एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बट वो सबसे सिंपलेस्ट कोड एडिटर है, उसमें कोई फीचर्स नहीं होते, नॉर्मल होता है। उसके अलावा VS कोड जो कि सबसे पॉपुलर कोड एडिटर है, जिसका अभी हम प्रयोग भी करेंगे। VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा कोड एडिटर्स पाइथन के लिए स्पेशली मैं बताता हूँ, इंटेलिजे भी यूज़ किया जाता है। स्पाइडर नाम का एक कोड एडिटर है, वो भी यूज़ किया जाता है। ड्रीम वीवर, ये भी एक कोड एडिटर यूज़ किया जाता है। जावा के लिए स्पेशली इक्लिप्स यूज़ किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि केवल जावा, मैं उस स्पेशल नाम ले रहा हूँ तो वो केवल उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है। किसी भी एडिटर में आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी कोड लिख सकते हैं। आजकल सभी कोड एडिटर सभी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ नाम मैंने आपको बता दिए। अभी हम यूज़ करेंगे VS कोड। ये रहा VS कोड, और इसमें ऑलरेडी मैंने वो फोल्डर खोल रखा है। अगर आप देखेंगे कौन सा फोल्डर, ये वाला फोल्डर, जहाँ पर मैं अपने कोड को लिखूँगा। मैं यहाँ पर एक नया फाइल बना रहा हूँ, इसको नाम दिया मैंने main.py, ठीक है। अब इसमें मैं पाइथन के कोई भी कोड लिखूंगा और उसको रन करके आपको दिखाऊंगा। चलो मैं फिलहाल के लिए हेलो वर्ल्ड ही लिख लेता हूँ, ठीक है। आप देखिए इस प्रिंट का कलर थोड़ा बदल गया, देख रहे हो आप, अलग ही हो गया, और स्ट्रिंग का कलर अलग ही ब्राउन कलर का हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि ये फंक्शन सही लिखा, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया हमारे कोड एडिटर ने पाइथन के हिसाब से, और ये स्ट्रिंग भी सही लिखा है मैंने। अब इसको रन करने का तरीका क्या है, VS कोड जो हमारे कोड एडिटर्स होते हैं, स्मार्ट कोड एडिटर्स, वो क्या करते हैं, वो हमें ऐसी फैसिलिटी दिखाते हैं। देखो ये बटन है, यहाँ से डायरेक्ट आप इस कोड को रन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, यहाँ से दिखाऊंगा। यहाँ से कैसे, देखो आप, मैं उसी विंडो में हूँ, टर्मिनल में हूँ, और आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मेरा वही वाला फोल्डर खुला हुआ है जहाँ पर मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। प्रोग्राम लिख दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। सेव करना बहुत ज़रूरी है, इसको सेव कर चुका हूँ, ठीक है। नाम .extension.py है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको क्या लिखूँगा, कमांड पाइथन, और मैं इसको बता रहा हूँ कि main.py को एग्जीक्यूट करो। देखो ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, हमने जो पाइथन का फाइल बनाया उसको पाइथन कमांड के साथ हमने दे दिया, स्पेस देकर नाम दे दिया, और जाहिर सी बात है आपको उसी फोल्डर में होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फाइल उसको नहीं मिलेगी तो पाइथन रन नहीं कर पाएगा। तो चूंकि ये फाइल इसी फोल्डर में है तो इसको मिल जाएगी, इसलिए मैंने इसको दे दिया main.py। दूसरी बात, ये पाइथन कमांड तभी काम करेगा जब आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड हो। बिना इंस्टॉल किए ये पाइथन कमांड अपने आप नहीं आएगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर रन किया, आप देखिए हेलो वर्ल्ड उसका आउटपुट आ गया, है ना। तो ऐसे मैं कुछ भी लिखूंगा तो इसका यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। अब से मैं ये कोड एडिटर के अंदर ही जो टर्मिनल बना हुआ है इसी का इस्तेमाल करूंगा। देखो आप VS कोड भी एक आपको एडिट यहाँ पर टर्मिनल प्रोवाइड करता है, तो आप इसमें भी डायरेक्ट यहीं से उस कोड को रन कर सकते हैं। तो वो तो मैंने आपको दिखाया, वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी सेम काम हम कर सकते हैं। यहाँ देखो आप ऑलरेडी वो फोल्डर हमारा खुला हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो पाइथन, और मैंने कमांड दिया main.py। ठीक है, अब हम यहीं पर एग्जीक्यूट करेंगे तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। अब चलो अब हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करके देख लेते हैं। आपने कल ये देख लिया था a = 5, फिर से मैं एक बार लिखता हूँ b = 7, और इस पे अब आपको समझ में आ रहा होगा ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर के दूसरे रूप, जैसे a = b, ठीक। प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज, कॉमा लगा के a। देखो आप ये प्रिंट का दूसरा रूप, इसमें क्या होगा, प्रिंट पहले इतने को प्रिंट करेगा, उसके बाद ये कॉमा लगा के मैंने क्या दे दिया है कि इसको वेरिएबल, तो इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी, वेरिएबल को आप इसके अंदर लिखोगे। देखो यहाँ भी मैंने a लिखा है, लेकिन ये स्ट्रिंग के अंदर है, तो ये वेरिएबल नहीं है, ये एक जस्ट एक कैरेक्टर बन के रह गया है। तो पाइथन में आप पाइथन के प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके आप वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इसको स्ट्रिंग के बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर किसी भी कैरेक्टर का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, वो जस्ट एक कैरेक्टर भर रह जाता है, इसलिए मैंने कॉमा लगाकर a इसको दिया। तो इतना प्रिंट करने के बाद ये एक की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, एक जो कि एक वेरिएबल है ना। तो पहले इसको रन करते हैं, फिर देखते हैं। देखो वैल्यू ऑफ a क्या आया, 12। अब ये जो 12 है ये कैसे आया, a की वैल्यू तो हमने 5 रखी थी, ये 12 कैसे हो गया। तो आपको इसके लिए इन 3-4 लाइंस को समझना होगा। आपने क्या किया, a में 5 स्टोर किया, b में 7 स्टोर किया, a + b। अगर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर आपने पढ़ा अभी जो मैं समझाया, तो क्या इसका मीनिंग है, a = a + b। याद आ रहा है आपको। तो क्या हुआ इसका मीनिंग, a की वैल्यू कितनी है 5 + b की वैल्यू कितनी है 7, ऐसा हो गया। तो a और b जुड़कर a में स्टोर हो गया, यानी कि a की वैल्यू अब यहाँ 5 जो थी, इस लाइन पर लाइन नंबर 4 पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 12। तो इस तरह आप दूसरे ऑपरेशंस को ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ मल्टीप्लाई इन 2, तो क्या हो जाएगा 35 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के मैंने आपको प्रयोग बताए। चलो अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के एक और ख़ास गुण है, देखो कैसे। जैसे मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम एक आइडेंटिफायर बनाया मैंने और इसमें स्टोर किया अजय, और लास्ट नेम एक दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने, इसमें एक स्ट्रिंग यूज़ किया मित्तल, ये उनका टाइटल है मान लो। अब मैं चाहता हूँ प्रिंट करना दोनों को, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को प्रिंट करना चाहता हूँ एक साथ, नाम फुल नेम, है ना। तो प्रिंट आप कैसे कर सकते हैं, आप अगर इसको देंगे फर्स्ट नेम तो क्या करेगा, फर्स्ट नेम को प्रिंट कर देगा। कॉमा लगाकर हम दे देंगे लास्ट नेम, तो ये लास्ट नेम को भी प्रिंट कर देगा। पहले देखते हैं प्रिंट करके। ये देखो अजय मित्तल, है ना। ये प्रिंट अपने आप एक स्पेस लगा देता है, देखो आप लगा दिया ना इन दोनों के बीच में, अपने आप एक मतलब जो आप कॉमा देते हैं उसके बाद वो अपने आप एक स्पेस लगा देता है। प्रिंट का ये काम है, स्मार्ट हो गया प्रिंट। यही जो वर्जन चेंज हो रहा है ना, उसमें पहले प्रिंट ऐसा नहीं करता था, बट अभी वो ऐसा करने लगा। अपने आप जो दूसरा वैल्यू तीसरी वैल्यू आप देंगे, इसमें आप ऐसे कॉमा लगा के कितनी वैल्यू दे सकते हैं, उस सब के बीच में वो कॉमा लगा देगा। ठीक है। एक तीसरा तरीका ये भी है एक तीसरा तरीका ऐसा भी है, फुल नेम एक नया वेरिएबल मैंने बनाया, उसमें क्या किया, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ये न्यू लाइन में इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ जगह नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब आप देखें नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप क्या करते हैं, इस तरह के या नॉर्मल आपके जो हम डेली लाइफ में मैथमेटिक्स करते हैं उसमें ऐसे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रिंग्स को
ऐड नहीं कर सकते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि प्लस ऑपरेटर से ऐड करके आप दो नाम को जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन पाइथन ये हमें प्रोवाइड करता है कि आप दो स्ट्रिंग को, ये भी स्ट्रिंग है ये भी स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हैं ऐड करके। और मैं यहाँ पर अब ऐसा ना लिख करके मैं लिखता हूँ फुल नेम। हम लोग देखते हैं इसको रन करके। देखो अब मैंने थोड़ा साइज कम कर दिया, इधर का भी कम कर देता हूँ। ये देखो अब ये प्रिंट हुआ इस लाइन, इसका अभी आउटपुट यहाँ आया, अजय मित्तल। अब आप यहाँ पर देखोगे स्पेस नहीं आया। स्पेस इसलिए नहीं आया क्योंकि जो प्लस ऑपरेटर है इसको हम इस केस में ये कैसा हो जाता है, जब आप प्लस ऑपरेटर को, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जब आप स्ट्रिंग के साथ प्रयोग करते हैं तो इसको कहते हैं कॉनकैटिनेशन। क्या कहते हैं? कॉनकैटिनेशन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसे करके, तो आप इसका मीनिंग समझ लें। कॉनकैटिनेशन, दो स्ट्रिंग्स को एक के बाद कॉनकैटिनेट कर देना, एक दूसरे के बाद चिपका देना। तो अब चूंकि यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा है क्योंकि कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर या प्लस ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों को एकदम से जोड़ देता है। ये स्पेस वगैरह ये नहीं समझता, इसको ये नहीं मालूम कि आपको और कुछ जोड़ना है क्या उसमें, ये डायरेक्ट बस जोड़ देता है। तो अगर हमें एक स्पेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, बीच में एक और प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे और हम बीच में एक इम्प्टी स्ट्रिंग, ऐसा एक स्पेस वाला स्ट्रिंग, क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर जो भी आ गया एक स्ट्रिंग है। अगर हम ऐसे जोड़े तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम पहले लिया, उसमें कॉन्केटिनेट किया कि स्पेस को, उसके बाद वो जो आउटपुट आया यहाँ तक उसमें कॉन्केटिनेट किया लास्ट नेम को। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा वो आप देखिए, ये देखिए अब ये आउटपुट आया अजय में। अब यहाँ पर स्पेस आ गया। तो यहाँ पर मेरा मोटिव था ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, दो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को आप नहीं जोड़ सकते। जैसे नेम विथ नंबर, मान लो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें फर्स्ट नेम के साथ कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक और वेरिएबल मैं बना लेता हूँ, नंबर इक्वल टू 10। ठीक, अब देखना ये एरर जनरेट करेगा। क्या एरर देगा मैं अभी रन करके दिखाता हूँ। देखो आप, ये क्या एरर दिया, क्या बोल रहा है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट INT। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट करने की कोशिश की, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो आप इतना समझ गए कि पाइथन का जो असाइनमेंट ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर है, वो नंबर्स के भी साथ काम करता है, फ्लोट इंटीजर के साथ, और स्ट्रिंग के भी साथ काम करता है। लेकिन स्ट्रिंग और नंबर के साथ एक साथ काम नहीं करेगा, वो दोनों को समझ नहीं पाता है। ठीक, तो केवल स्ट्रिंग के साथ जब वो आएगा तो उसको कॉन्केटिनेट कर देगा, और केवल नंबर के साथ जब आएगा तो वो अपना नॉर्मल मीनिंग एडिशन वगैरह करेगा। ठीक है, और ये केवल दो ही ऑपरेटर से पॉसिबल है, एक प्लस ऑपरेटर से, माइनस इसमें नहीं चलेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते फर्स्ट नेम माइनस दिस, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, प्लस से ही कर सकते हो। एक चीज और आप कर सकते हो, वो मैं दिखाता हूं आपको। माई नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम मल्टीप्लाई बाय 5। ये एक इंटीजर है। देखो आप, ये जो स्टार ऑपरेटर है इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो। देखो एक चीज यहां पर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो एडिटर्स के काम क्या है, कैसे एडिटर आपको आपके काम को आसान बनाता है। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम बदला, अब ये फुल नाम का कोई वेरिएबल इसके ऊपर नहीं है, तो ये हमें यहाँ पर नीचे देखो ये अजीब तरीके का लाइन बनाकर ये मुझे बता रहा है, यहाँ पर मैं कर्सर ले जाऊंगा तो भी बताएगा नॉट डिफाइंड। कह रहा है कि ये जो फुल नेम आपने यहाँ लिखा हुआ है, ये वो समझ गया कि एक वेरिएबल प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इसके आजू बाजू इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो ये एक स्ट्रिंग नहीं है, मतलब ये वेरिएबल है। और अगर ये वेरिएबल है तो ये ऊपर डिफाइन होना चाहिए, ऊपर कहीं ना कहीं होना चाहिए, नहीं तो ये प्रिंट क्या करेगा। तो ये हमें बोल रहा है कि आप एक ऐसी वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिफाइंड ही नहीं है, जो अभी तक है ही नहीं। तो ये एडिटर्स के काम होते हैं, स्मार्ट बनाते हैं अपने को। हमें एरर पहले ही पता चल जाता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चूँकि मैंने वेरिएबल का नाम बदल दिया है तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम बदल दूंगा। अब ये वाला यहाँ प्रिंट होगा। उससे पहले मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट नेम जो कि एक स्ट्रिंग है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी हमने देखा था कि कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर में केवल स्ट्रिंग ही यूज होता है, स्ट्रिंग के साथ नंबर नहीं। लेकिन ये जो स्टार है ऑपरेटर या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, इसको भी आप स्ट्रिंग के साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब, स्ट्रिंग के साथ आपको एक नंबर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये करेगा क्या, पहले आप देखो इसका आउटपुट देखो, फिर आपको बताता हूं क्या कर रहा है ये इसका आउटपुट है। इसने क्या किया,
इस फर्स्ट नेम में जो भी स्टोर था उसको 4 बार रिपीट कर दिया। देखो ये अजय 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 अजय। तो अब मैं इसका नाम बताता हूं, इसका नाम है रिपीटिशन ऑपरेटर। प्लस क्या था, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ये मल्टीप्लाई स्ट्रिंग के साथ क्या बन जाता है, रिपीटिशन ऑपरेटर। एक ही चीज को उतनी बार जितना उसको आप इंटीजर दोगे, और यहां इंटीजर ही होना चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने देख ली। हम अर्थमेटिक ऑपरेटर आप समझ गए। अर्थमेटिक ऑपरेटर का और भी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखो जैसे आपने ए में आपने स्टोर किया मान लो 17, बी में आपने स्टोर किया 3। अब प्रिंट कर रहा हूँ मैं a डिवाइडेड बाई बी, तो क्या आना चाहिए, 17 में 3 से डिवीजन होगा तो कोई फ्लोट वैल्यू आएगी, है ना। देखो क्या है 5.66666 ऐसे आ गया ना। लेकिन अब आपको केवल इंटीजर चाहिए, आपको ये 5 ही से मतलब है, इसके बाद वाले वैल्यूज़ नहीं चाहिए आपको। तो कई केसेस में हमें ज़रूरत होती है, तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली फ्लोट डिवीजन कर देंगे। अब ये क्या करेगा, केवल इंटीजर देगा हमें। ये देखो आप केवल 5 दिया ना, ये फ्लोट डिवीजन का फ़र्क है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर मैं मॉडुलस करूँ, ए मॉड बी करूँ, तो ये क्या करेगा, रिमाइंडर देगा। 3 से 17 में डिवीजन करोगे आप तो 5 टाइम जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका आंसर आना चाहिए 2। ये देखो आप, है ना। तो इस तरह कई बार एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं, कुछ ऑपरेशन से लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो आप ये ऑपरेटर अप्लाई करके आपको बताना होगा कि क्या इसका आउटपुट आएगा। तो इसकी मीनिंग अगर आप समझेंगे तो आप बता पाएंगे आसानी से, ठीक। अब ये हो गए सिंपल स्टेटमेंट्स, मैंने बहुत बता दिया। अब हम बात करेंगे देखो एक वेबसाइट है w3schools.com। यहाँ पर आप जाकर पाइथन को अगर थोड़ा और भी जानना है तो आप यहाँ से जाकर समझ सकते हैं, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। और अगर पाइथन को आपको, चूँकि इसमें हम बहुत ही लिमिटेड कंसिडरेशन कर रहे हैं, केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो इसमें मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ और समय भी हमारे पास कम है। अगर आपको पाइथन डीप में समझना है, डीप में सीखना है, तो उसके लिए समय चाहिए और आपको कमेंट लिखना होगा, तब मैं इस पर एक लेसन, डीप लेसन बना कर लाऊंगा, जिसमें कि पाइथन की और भी खूबियाँ और भी इसके जो नेचर है वो एक्सप्लोर होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड। ये जितने भी अभी तक आपने देखे वो क्या थे, सिंपल स्टेटमेंट्स। अब हम बात करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स की। कंपाउंड स्टेटमेंट लिखने के तरीके कितने हैं मैं बता दूं पहले आपको। पहला, आप कंडीशनल वे में लिख सकते हैं, याद होगा आपको कंडीशनल फ्लो। इसमें आप क्या यूज करते हैं, इफ इल्स, ठीक है, इसका यूज करके लिख सकते हैं। जो कि याद होगा आपको जब कंपाउंड स्टेटमेंट लिखते हैं, देखो मैं एक नए तरीके से यहाँ पर कमेंट लिख रहा हूँ, याद है आपको मैंने ऐसे बताया था कमेंट लिख सकते हैं ट्रिपल कोट्स के अंदर। और मैंने बताया था कि एक कीवर्ड आपको लिखना होगा कंपाउंड स्टेटमेंट लिखने के लिए, फिर आपको एक हेडर लिखना होगा और कोलोन और फिर इंडेंटेशन, ऐसे कर करके आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ऐसे मल्टीपल आप लिख सकते हैं जब तक इंडेंटेशन खत्म ना हो, ठीक है। तो आज हम ये देखने वाले यहाँ कीवर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, हेडर क्या होगा, कोलोन तो है ही है, ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, कंडीशनल फ्लो का यूज़ करके। और कंडीशनल फ्लो को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इफ़ इल्स इन सब का प्रयोग करके। तो यहाँ कीवर्ड क्या हो जाएगा, इफ़ इल्स। आप कीवर्ड वाला अगर आप वीडियो का पार्ट देखें पिछले वीडियो का, तो आपको ये कीवर्ड्स वहाँ मिलेंगे, इफ़ इल्स। दूसरा है हमारा कौन सा, लूप, लूपिंग फ्लो या रिपीटिशन फ्लो या इटरेटिव फ्लो भी कह सकते हैं। इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर कीवर्ड का या वाइल कीवर्ड का। कीवर्ड की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है, फ्लो, फॉर, वाइल, बस, ठीक है। और तीसरा जो एक तरीका है जिसके थ्रू आप कंपाउंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हालांकि इसके अलावा भी तरीका है बट वो हमारे स्कोप में नहीं है यहाँ पर। तीसरा जो तरीका है उसके यूज़ होता है फंक्शंस का यूज़ करके। फंक्शन, आप अपने फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने बताया था प्रिंट एक फंक्शन है जिसमें भी कैसा ये वाला आ जाता है, वो फंक्शन हो जाता है, फंक्शन ही होता है वो।
तो आपने अभी जो प्रिंट स्टेटमेंट किया वो पाइथन का अपना फंक्शन है, पाइथन ने कहीं उसको डिफाइन करके रखा है, हम बस उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप अपने भी फंक्शन लिख सकते हैं। तो फंक्शन लिखने के लिए, फंक्शन अपना बनाने के लिए क्या कीवर्ड यूज किया जाता है, DEF, डेफिनेशन या डिफाइन का जो शॉर्ट फॉर्म है DEF। DEF कीवर्ड है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे फंक्शन बनाने के लिए। तो चलिए पहले कंडीशनल फ्लो से हम देख लेते हैं क्या कि कैसे कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? कंपाउंड स्टेटमेंट पहली बार हम लिख रहे हैं इफ़ का यूज़ करके। कैसे लिखेंगे? इफ़ नाम से ही पता चल रहा है ये कोई कंडीशन चेक करेगा, क्योंकि ये कंडीशनल फ्लो है। तो कंडीशन हम कैसे लिखते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके। मैं आपको सीधा सा सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ए की वैल्यू मान लो कुछ भी है, मैंने यहाँ पर ले लिया 10, बी की वैल्यू मान लो, दो वेरिएबल बनाया, कुछ भी है, इसकी वैल्यू हो गई 12। और हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, हमें ये बताना है, आउटपुट देना है कि अगर ए बड़ा है तो हम प्रिंट करेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, और अगर बी बड़ा है ए से दोनों में तो हम प्रिंट करेंगे बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो ये कैसे, क्योंकि दोनों में से एक ही केस पॉसिबल है। देखो कंडीशनल फ्लो की सिचुएशन आ गई। ये प्रोग्रामर को समझना होता है कि किस फ्लो की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो कंडीशनल फ्लो हम यूज़ करते हैं, देखो कैसे, कीवर्ड हमारा आ गया इफ़, हेडर में क्या आएगा, कंडीशन चेक करेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी और कोलोन। तो ये जो ए इज़ ग्रेटर देन जो बी है, ये क्या देगा हमें, ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू मतलब बूलियन वैल्यू देगा, या तो ट्रू या फॉल्स देगा। तो इफ यहाँ पर जो भी आउटपुट आएगा ये कंडीशन इवेल्युएट होने के बाद, अगर ये ट्रू है तो ही इफ ब्लॉक, मैंने आपको बताया था ये ब्लॉक हो गया। देखो अपने आप ये एडिटर के काम होते हैं, एडिटर आपको क्या बनाता है, एडवांस। इसने अपने आप इंडेंटेशन ले ली, उसको मालूम है कोलोन आया, मतलब अब क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट लिखने जा रहा है ये व्यक्ति, और इंडेंटेशन अपने आप दे दिया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट, चूंकि लाइन नंबर 18 पे अगर फ्लो एग्जीक्यूशन का आएगा, इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई है, यानी कि ए बी से बड़ा है। तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं यहाँ पर, इस लाइन पर अगर यहाँ फ्लो आया है, इसका मतलब कि ए बी से बड़ा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, हमारे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और हमने क्या किया यहाँ पर लिखना प्रिंट वी आर इन इफ ब्लॉक, ठीक। आप इस ऐसे मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, कब तक, जब तक आप ये इंडेंटेशन ब्रेक ना कर दें। देखो मैं यहाँ पर लिखने लगा, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इल्स। और इल्स में किसी कंडीशन को देने की जरूरत नहीं होती। इल्स बताता ही है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा अपने आप फ्लो, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फ्लो यहाँ एग्जीक्यूट होगा, और अगर नहीं हुआ तो ये वाले पार्ट में आएगा, और अगर हो गया तो ये वाला पार्ट ओमिट हो जाएगा, ये फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, चूंकि हमें पता है कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, मतलब बी ए से बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका मतलब है बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पर केवल हम बड़ा होने को चेक कर रहे हैं, इसके बराबर भी हो सकता है तो भी ये फेल होगा। तो दोनों ही केसेस यहाँ पर पॉसिबल हैं। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक और प्रिंट करता हूँ, प्रिंट वी आर इन एल्स ब्लॉक। ये ब्लॉक हो गया, देखो अब ब्लॉकिंग हो गई ना, ये पहला ब्लॉक हो गया। यहाँ पर आप एम्प्टी स्टेटमेंट ऐसा भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहला ब्लॉक हो गया इफ ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक हो गया एल्स ब्लॉक, और एल्स और एफ दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, ये इसी का एल्स है। तो अब आपने समझा कि कंडीशन कैसे हो रहा है, अगर ए बड़ा है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और ये नहीं होगा, ये वाला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रू हो गया। एल्स का मतलब है कि या तो ये और वाली कंडीशन, या तो ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। और अगर ये फॉल्स हुआ ये वाला कंडीशन, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और मैं एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रिंट वी आर आउट ऑफ इफ एल्स ब्लॉक, ठीक है। अब ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 12 है, जाहिर सी बात है ये वाला कंडीशन फेल होने वाला है, यानी कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। चलो हम इसको रन करते हैं, और देखो आप, ये आउटपुट आया b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, देखो। उसके बाद वी आर इन एल्स ब्लॉक, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, और जैसे ही हमने इंडेंटेशन तोड़ दिया इसका, तो क्या हो गया, इसके बाहर आ गया, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, वी आर, क्योंकि ये कोई किसी कंडीशन में नहीं है, ये फ्री है, ये आउट, ये सब के बाहर है। उसके बाद ये फ्लो चलता रहा, अपने सीक्वेंशियल फ्लो में आ गया। जब तक आप इटरेटिव या कंडीशनल फ्लो नहीं अप्लाई कर रहे हैं,
क्योंकि वो आपको लिखना पड़ेगा, तब तक सीक्वेंशियल फ्लो अपने आप चलता रहता है। तो पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर कंडीशनल फ्लो आया, तो ये यहाँ से ब्रांच करके जंप करके यहाँ चला गया और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करें, उसके बाद फिर से सीक्वेंशियल में आ गया वो। अब हम ए को बड़ा बना कर देते हैं, ए को दे देते हैं 15 और इसको रन करते हैं। देखो आप क्या आया, ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाला प्रिंट हुआ, वी आर इन इल इफ ब्लॉक। और इसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि इफ एल्स का मतलब ही क्या है कि वो केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो ट्रू हुआ वही एग्जीक्यूट होगा, दूसरा वाला पार्ट फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक ही पार्ट होगा। फिर हम यहाँ आ गए, तो ये था क्या, कंडीशनल फ्लो। तो इफ की मदद से आप ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट लिख सकते हो। आपने यहाँ कंपाउंड स्टेटमेंट का भी एग्जाम्पल देख लिया, कीवर्ड, हेडर और कोलोन, उसके बाद इंडेंटेशन के साथ आप उस ब्लॉक को लिखेंगे। जैसे ही इंडेंटेशन खत्म होता है आपका वो ब्लॉक खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लूपिंग को देख लेते हैं। लूपिंग को कैसे देखेंगे, लूपिंग को थोड़ी देर बाद, अच्छा लूपिंग को हम देखते हैं कैसे। चलो अब हम लूपिंग को देख लेते हैं। इटरेटिव फ्लो, इटरेटिव फ्लो में हम किसका यूज करने वाले हैं, वाइल का। फॉर को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, वाइल का। कैसे, मान लो ए की वैल्यू है 5 और हम ए की वैल्यू को एक एक करके 25 तक बढ़ाना चाहते हैं या 10 तक बढ़ाना चाहते हैं। मतलब वैल्यू 5 से 6 हो, फिर 6 से 7 हो, फिर 8 हो, फिर 9 हो, इटरेटिव एक एक करके बढ़े। हम जाहिर सी बात है हम दो दो करके भी बढ़ा सकते हैं, तीन तीन करके, बट हम इस केस में एक एक करके बढ़ा रहे हैं, तो एक ही काम हम बार बार कर रहे हैं। तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा, ए प्लस इक्वल टू 1, फिर से ए प्लस इक्वल टू 1, एक एक करके बढ़ाना है ना। ऐसे 5-6 बार लिखना पड़ेगा, अगर 20 बार बढ़ाना है तो 20 बार लिखना पड़ेगा। तो इस काम को हम रिपीटेटिव या इटरेटिव फ्लो से बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए हम यूज करेंगे वाइल। वाइल ए को कहाँ तक बढ़ाना, 10 तक, तो हम लिखेंगे ए इज लेस देन 10, या 10 तक बढ़ाना तो 11, यानी कि 10 तक जब तक ए नहीं आएगा तब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहेगा। ए को कहाँ तक इंक्रीज करना, 10 तक। जैसे ही ये 11 पे पहुंचेगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये लूप, ये हमारा जो वाइल है, ये काम जो इसके ब्लॉक के अंदर होगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ए की वैल्यू कितनी ना हो जाए, 11 से या 11 से बड़ी ना हो जाए या 11 के इक्वल ना हो जाए, तब तक ये चलती रहेगी। तो हमें 10 तक जाना है। हम क्या करेंगे, प्रिंट ए, प्रिंट कर रहे हैं ए को पहले और ए की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ए प्लस इक्वल टू 1 हर बार। तो क्या होगा, ये दो ऑपरेशन या दो स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कैसे, ए की प्रिंट हो रहा है ए जो अभी वैल्यू है, और ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और जैसे ही ये दो लाइन एग्जीक्यूट होगा, देखो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, पहले ए की वैल्यू 5 हो गई, फिर यहाँ आएगा, यहाँ चेक करेगा कि वाइल लूप लिखा हुआ है, तो चेक करेगा इसका कंडीशन क्या है, चेक करेगा क्या 5 11 से छोटा है, हाँ है, तो इसमें आ जाएगा, इसके अंदर आएगा। अंदर आने के बाद 5 को प्रिंट करेगा वो ए को, और ए की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। और इसके बाद ये सीक्वेंशियल फ्लो में नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा लाइन। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रिंट वी आर आउट ऑफ वाइल लूप, तो यहाँ नहीं आएगा। लूप का काम ही यही है, फिर यहाँ से फिर से ये अपने कंडीशन वाले लाइन पे जाएगा, यहाँ पर फिर से ये कंडीशन को चेक करेगा। ए की वैल्यू बदल गई है, 6 हो गई है, चेक करेगा क्या 6 11 से बड़ा छोटा है, हाँ है, ट्रू, फिर इसमें आ गया, ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर ए की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी 7, फिर ये यहाँ पर कंडीशन पर जाएगा। कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ऐसे 7 8 9 10 11, जैसे ही 11 होगा यहाँ पर आएगा, चेक होगा क्या 11 से छोटा है, रॉन्ग, फॉल्स, फॉल्स हुआ, अब ये इधर जाएगा ही नहीं, अब सीधे यहाँ से जंप करके जो इसके बाद का जो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा वहाँ जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा या ये प्रिंट होगा, है ना। इसको रन करके देखते हैं। पहले 5 प्रिंट हुआ, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, और जैसे ही 11 हुआ यहाँ पे ये फॉल्स हुआ, तो ये वाला बंद हो गया, इसमें अब नहीं गया वो, इसको अब एग्जीक्यूट नहीं करके सीधे अपने बाहर आ गया, वो बाहर आ गया मतलब यहाँ आ गया। ठीक है, यह था इटरेटिव फ्लो, और किसका यूज़ करके, वाइल का यूज़ करके। 4 का यूज़ करके अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में नहीं। एक छोटा सा 15-20 मिनट का एक और क्लास होगी, उसमें हम 4 को समझेंगे। फिलहाल ये ऑलरेडी आई थिंक ये वीडियो बड़ा हो चुका है, इसमें बस इफ़ और वाइल को हम देख रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें मैं थोड़ी सी बात और बता देता हूँ, ये फंक्शन भी मैं अगले क्लास में ही बताऊँगा, और फंक्शन बताना ज़रूरी भी नहीं है। वाइल
लूप तक, इटरेटिव लूप तक समझ जाना तक बता देना ही इनफ होगा। मैं यहाँ पर दो चीज़ें, एक चीज़ की चर्चा कर लेता हूँ, उसका नाम है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, आपने देखा स्ट्रिंग को कितनी तरह से लिख सकते हैं हम। ये एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है 3 वाले से, और कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, ये भी एक स्ट्रिंग है। तो 4 तरीके से आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप पहले ही जानते हैं। इस वाले फॉर्मेट में आप जनरली सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिखते हैं, इन दोनों से सिंगल लाइन, एक लाइन वाला स्ट्रिंग, इसमें मल्टीपल लाइन नहीं होते। लेकिन इस वाले फॉर्मेट में इन दोनों में आप मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जैसे अजय ऐसे आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये पॉसिबल उसमें नहीं है, उसमें पॉसिबल है बट उसमें एक खास ऑपरेटर लगानी पड़ती है। देखो आप ऐसे लिख सकते हो। इसमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के लिए यूज़ किया जाता है कौन, ट्रिपल कोट्स, इसको कहते हैं ट्रिपल कोट्स दोनों को। इसमें डबल कोट्स यूज होता है, इसमें सिंगल कोट यूज होता है, बट स्ट्रिंग लिखने में आप डबल कोट सिंगल कोट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इतने तरीके से आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। अब स्ट्रिंग, चलिए इसके आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको नेम 4 को, 4 वेरिएबल हमने बनाए, कोई भी प्रिंट कर सकते हैं, बट मैं नेम 4 को प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, देखो आप, ये न्यू लाइन में चला गया ना अपने आप, ये जो भी था यहाँ पर लिखा हुआ वो प्रिंट हो गया यहाँ पर, देख रहे हो आप, है ना। आप चाहें तो कॉन्केटिनेशन कर सकते हो, कैसे, नेम 1 प्लस नेम 4, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है, कॉन्केटिनेट हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, अच्छा नेम 1 कुछ है ही नहीं, नेम में नेम 4 को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। देखो आप, देखो आप, ये दोनों जुड़ गए। यहाँ वाला अजय था ये नेम, और उसके बाद का ये जो अजय है ये नेम 4 का है, ये 2 अजय यहाँ का आया, उसके न्यू लाइन। तो आप ये सब ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए किसका, अर्थमेटिक ऑपरेशंस का, स्ट्रिंग को लिखने का, स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने का, स्ट्रिंग पर रिपीटिशन ऑपरेटर लगाने का, इतना आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सी और बात करेंगे, जिससे कि ये पाइथन का आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।